खबर है मैं खुश आमदेद। मेरे साथ आर हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, आज जाहिर है सबसे बड़ी खबर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें जो आरा भी सामने आई है, फैसला भी आया। क्या आरा भी बाइंडिंग है? क्या उनको जो हदायत कह लें या राय कह लें, उस पर अमल करना उसके लिए ज़रूरी होगा या नहीं होगा? इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है? इस पर बात करके पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब पर नजरें हैं, जोड़ तोड़ के बादशाह समझे जाते हैं। वो इधर के फैसले उधर और उधर के इधर करने में एक उनका कहते हैं बड़े यद तूला हासिल है। तो क्या होगा सेनेट के इलेक्शन में, खास तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से? इसके साथ हमजा शहबाज जेल से बाहर आ गए और क्या अब वो मुस्लिम लीग नून का सीन पॉलिटिकल वो डोमिनेट करेंगे? मरियम क्या बैकफुट पे चली जाएंगी? और साथ ही एक और केस जो खुला है, जो FIA का है, उनकी गिरफ्तारी की दोबारा बातें हो रही हैं। और साथ जो उनका दोस्त मीडिया या सोशल मीडिया है, वो एस्टैब्लिशमेंट के मुबैना तौर पर गैर जानबदार होने की जो है वो ऐलान करे। तो पहले जानबदार थी कि ये क्या सिलसिला है और ये क्या बातें हम करते रहते हैं? इसके साथ साथ हमजा शहबाज की मुलाकातें जो हो रही हैं उस पर भी पूछेंगे। और बड़ी साहब, जमाल खशोगी के कत्ल पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब की हमायत की है और अमेरिका ने भी हमायत कर दी, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हालांकि रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि इस कत्ल में मोहम्मद बिन सलमान मुबैना तौर पर उनका मर्जी शामिल थी। मुबैना तौर पर बड़ी साहब आते हैं, सुप्रीम फैसला आ गया और मेरे साथ मैं माफ़ी चाहता हूँ, शाइक उस्मानी साहब हमें शुरू में ज्वाइन कर लिया। तो वेलकम टू दी शो शाइक उस्मानी साहब। मेरा सादा सा सवाल है, फिर दोस्त भी आपसे करेंगे कि जो राय, एक तो फैसला आ गया कि भाई वो 226 के तहत करें, और दूसरा राय जो उन्होंने दी है कि कुछ कर लें, क्या ये बाइंडिंग होगी उनके लिए कि इसको शफाफ करें? कैसे आप इस फैसले को इंटरप्रेट करेंगे? जी सर। देखिए, ये आर्टिकल 186 के तहत प्रेसिडेंट साहब ने रेफरेंस भेजा था सुप्रीम कोर्ट के पास। आर्टिकल 186 में ये है कि अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि किसी चीज़ की तशरीह की जाए, किसी लॉ की तशरीह की जाए, वो देखना है कि उसमें एक एम्बिग्विटी है या कुछ है, तो वो एक स्पेशल प्रेसिडेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस आता है। तो वो जवाब जो है फिर प्रेसिडेंट को जाना चाहिए स्ट्रेट, ताकि प्रेसिडेंट का जो क्वेश्चन था वो जवाब उसका दे दिया जाए। लेकिन उसके इसमें वो चीज़ नहीं है कि ये कोई पिटिशन नहीं है अंडर आर्टिकल 184(3) जिसमें कि दोनों साइड से लोग खड़े होते हैं और आर्गुमेंट करते हैं अपने अपने केस की, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है। जो सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है, डिसीजन देती है, वो बाइंडिंग होता है। लेकिन ये इस किस्म का रेफरेंस जिसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी के कहने से उसको ओपिनियन देती है, उसमें अगर कोई एक्सप्लेनेशन है कि आइन में क्या लिखा हुआ है तो यकीनन वो तो बाइंडिंग होगा क्योंकि आइन में लिखा हुआ है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहती है, ऐसे ही कई दफ़ा से जब जजमेंट्स में दूसरी बातें भी की जाती हैं, तो वो बाइंडिंग नहीं होते। वो एक किस्म का ठीक है, जिस तरह और भी चीज़ें हैं वो भी देखते हैं, लेकिन किस तरीके से बाइंडिंग नहीं होती। तो जो भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, उसमें जो चीज़ें उन्होंने कही हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना चाहिए, वो तो खैर नॉर्मल चीज़ है, वो तो हर जगह लिखा हुआ है, हर एक को पता है कि उनका काम ये है कि साफ शफाफ इलेक्शन करें। लेकिन वो किस तरीके से कराएं, ये सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्शन नहीं दे सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाइक साहब, आपने फरमाया जैसे आइन में लिखा है और साफ और शफाफ, मैंने तो कोई सही ऐसी आइन की शिक नहीं पड़ी कि कहीं भी करप्शन लीगल हो, हर काम साफ और शफाफ है। सुप्रीम कोर्ट में सदराती रेफरेंस गया, जैसे 20 समातों के बाद फैसला वही आया जो पहले दिन था, और उसको हुकूमत भी अपनी कामयाबी करार दे रही है और अपोजिशन भी अपनी कामयाबी करार दे रही है। ये फैसला किसकी फेवर में है, आप क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ तक मैंने जजमेंट को देखा है, वो ये एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जो सवाल पूछा गया था वो ये था कि आया सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं तो आर्टिकल 226 लागू होगा, क्योंकि आर्टिकल 226 बड़ा साफ तरीके से कहता है ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी बाय सीक्रेट बैलेट एक्सेप्ट द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो पहली बात तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है ये देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब ये दिया है कि ये इलेक्शन जो हैं, सेनेट के इलेक्शन जो हैं, ये आइन के तहत होते हैं। ये उन्होंने क्लियरली कह दिया। जब एक दफा उन्होंने वो कह दिया, और ये भी उन्होंने उसके बाद ये कह दिया कि इलेक्शन जो होंगे वो आर्टिकल 226 के तहत होंगे, तो अब कोई एम्बिग्विटी की गुंजाइश नहीं रह गई। और जो बातें की हैं वो कोई ऐसी नहीं है कि वो कोई डायरेक्शन हो या कोई जरूरी लाजम तो नहीं है कि वो सुप्रीम इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही करे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये डिस्क्रेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है कि वो किस तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन कर। अच्छा शाइक साहब, एक तो आप माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, बड़ी आपने क्लियर बात कर दी। एक तरफ हम देखते हैं कि वीडियो आती है, अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त होती है,
और पैसे लेते हुए भी देखे जाते हैं और देते हुए भी देखे जाते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज एजाजुल एहसन साहब फरमाते हैं उन्हें पता है कि मनशियात और 2 नंबर के पैसे होते हैं। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर फरमाते हैं आज भी मंडी लगी है और दुबई भी पैसे लिए जा रहे हैं। क्या आपका ख्याल में इस में जो अगर पैसे लेने देने का मामला है इसको इलेक्शन कमीशन कंट्रोल कर सकता है कि नहीं? देखिए, पैसे लेने देने का मामला तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल होता है। तो पहले ज़माने में तो खैर बंडल लेकर के लोग घूमते थे। मुझे याद है एक मेरे जानने वाला जिसने इलेक्शन लड़ा था, सेनेट इलेक्शन, वो मर गया बेचारा, तो उसका नाम मैं नहीं लेता। तो वो उसने तो एक सुजुकी भर करके नोट लेके गया था देने के लिए। तो ये तो हमारे मुल्क में चलता आया है, शुरू से अभी तक आता रहा है। लोग पैसे दे करके काम कराते हैं। और लेकिन ये इसके मतलब ये तो नहीं है कि वो हर एक आदमी यही करता है। हो सकता है 1-2 बैड एग्स हों जो ऐसा करते हों, लेकिन ये कहना कि हर एक ऐसा है सियासतदान, ये मेरे ख्याल में नाइंसाफी होगी कहना। तो बात सूरत ये है कि चांसेस यकीनन है। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने तरीके से रूल्स और प्रोसीजर से उसको कंट्रोल कर सकता है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकता तो ये तो एक एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर आपको आइन में चेंज लाना पड़ेगा। और आइन में चेंज तो सिर्फ जैसा मैं ताहिर मलिक को मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप क्योंकि कानूनदान है, जिन्होंने ये हमारे जो बानी थे जिन्होंने ये आइन बनाया था, उन्होंने ये किस वजह से इसको खुफिया रखा? उसके पीछे क्या विजडम थी जब ये आइन बनाया 73 में कि आप खुफिया वोट रखेंगे? उसके पीछे क्या विजडम है? देखिए, ये विजडम तो हर जगह पर है, क्योंकि सारी दुनिया में, इंग्लैंड में मसलन हर एक आदमी जो वोट देता है वो अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियंस, अपनी ज़मीर के मुताबिक वोट देता है। ये तो हर जगह पर है। इलेक्शन सही वही होता है जिसमें कि जो वोटर है वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दे, किसी इन्फ्लुएंस से या किसी के कहने से या किसी दबाव से ना वोट दे। तो ये तो एक सही स्पिरिट है डेमोक्रेसी की कि इलेक्शन जो है हमेशा सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ थे, उन्होंने इस पर वजाहत की। लेकिन बड़ी साहब एक 2 सवाल में आपने जो सवाल उठाए उन्होंने बड़े मुनासिब जवाब दिए, मगर मैं चाहता हूँ उसकी ज़रा मजीद वजाहत हो जाए। एक तो शाइक उस्मानी साहब ने कहा कि खुद उनके इल्म में है कि सुजुकी भर के नोटों की एक उनके साथ जाने वाले घूम रहे थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी सवाल ये है कि ये जो भट्टी साहब हम इसको कैसे इग्नोर कर दें, ये जो गंदे गंदे पैसे का रोल आ गया है, क्योंकि जमहूरियत जैसी खूबसूरत चीज़ को गंदा करके रख दिया इसने। अच्छा कायद साहब, मेरे ख्याल में शाइक उस्मानी साहब हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा विजडम रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के तो हमें ABC भी नहीं आती, हम तो स्टूडेंट भी नहीं है ला के। इस मुल्क में ऐसे ही पैसे चलेंगे, ऐसे ही खरीदो फरोख्त होगी, ऐसे ही मंडियाँ लगेंगी, ऐसे ही मफामत के बादशाह इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं, खरीदो फरोख्त हो चुकी है, ऐसे ही पाउंड और डॉलर आ चुके हैं। इस मुल्क में बुराई को ख़त्म नहीं किया जा सकता। वजह कि जो ताकतवर हल्के हैं, जो ताकतवर सारे नहीं, वो इसके बेनिफिशरी हैं। मुझे तो इसमें 1% भी कोई हार्म नहीं। आप तो ये सेनेट इलेक्शन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक पटवारी से फर्द आप बगैर पैसे लेके निकाल दें, आप एक्साइज से नंबर बगैर रिश्वत लिए दे दे, आप ज़कात और उशर का जो ज़कात का पैसा वो ले दे। इस मुल्क में अब 95% लोग करप्शन को अपना जेवर समझते हैं, अपना हक समझते हैं। मेरे ख्याल में खरीदो फरोख्त 18 से ज़्यादा होगी 3 मार्च वाले इलेक्शन में, जो शुरू हो चुकी है। इधर नहीं रुकना। अगर ये केस अल्लाह के बाद तो सुप्रीम कोर्ट की अदालत है, वहाँ चले गई, वहाँ एजाजुल एहसन साहब ने फरमा दिया मनशियात के पैसे, अटॉर्नी जनरल ने कह दिया आज भी मंडियाँ लग रही हैं। उसके बाद भी फैसला वही आया कि साफ और शफाफ, अगर करप्शन में मुलव्वस, करप्शन की गंदगी से आलूद इलेक्शन साफ और शफाफ है, तो फिर भाई इस करप्शन को लीगल कर दें। क्या नुकसान क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट का मलिक साहब फैसला था वो तो उन्होंने अपने जो उनकी एक मनसब है उसके मुताबिक किया, उन्होंने वाइन के मुताबिक किया। मगर मेरा सवाल आपसे ये है, मैं इससे हट के बात करता हूँ, मैं आप बीट बात करूंगा मलिक साहब। क्या इसका मतलब, भट्टी साहब की बात का मतलब मैं ये समझूं जो खुद काले धन के बल पर सियासत में आए हैं या उस पर बैठे हुए हैं, वो कैसे अपनी ब्लड लाइन जो है, जो लाइफ लाइन है काले धन की, उसको कैसे खत्म कर देंगे? भाई साहब, आपका सवाल बड़ा साफ सा है, तो उसका जवाब ऐसी बात है। मेरा लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के जवाल की निशानी है। ये साबित हो रहा है कि हमारी सियासी जमातें जो वो, मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करने, मर रही हैं, क्योंकि उनमें लीडरशिप नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, क़यादत नहीं है।
मेरी राय में इस वक्त साबित हो गया कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सारा पैसे की बुनियाद पे है और उसने इसी तरह चलना है। और सबसे बड़ा मैं समझता हूँ इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा पीटीआई को मसला हुआ है, चैलेंज सबसे ज़्यादा अपना इमरान खान साहब के पास है ना, क्योंकि वो चले थे करप्शन के ख़िलाफ़, वो चले थे ईमानदारी लेके, उनको इलेक्शन कमीशन ने भी ना की, उनको सुप्रीम कोर्ट ने भी ना कर दी, उनका ऑर्डिनेंस भी गया। तो मेरा पॉइंट है कि अब आपको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या ऐसा कोई निज़ाम है, ऐसा सिस्टम है, ऐसी कोई लाइन है जो पाकिस्तान को रियल पाकिस्तान की तरफ लेके आए। मुझे तो लगता है ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा, बट इन्होंने जो बात पॉइंट आउट की है, मुझे ये बताएं क्या इसकी अगली स्टोरी पे आते हैं। मैं एक सवाल ज़िम्मन में कर लूँ बड़ी साहब, जब तक पार्टियों पर खानदानों का कब्जा है, गंदे माल का सियासत में जो हिस्सा है खत्म नहीं हो सकता। हाँ या ना, गलत या सही? आदि साहब, गंदे माल के बगैर सियासत ही नहीं हो सकती। मैं तो ये आपको चैलेंज करूं, एक गाली खत्म करती है पंजाब पुलिस का अहम तरीन अफसर है, नैबज़दा, एक पोस्टिंग के पैसे, अहम तरीन पंजाब पुलिस का लातादाद सेल लगी हुई है यार। अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अगर एक हमारी मदद करें इस कौम की, साफ चली शफाफ चली छोड़ दे, बस सीगा जी चल रही है। अब करप्शन को ना अंदर की बात बताएं मुझे कि अब जो पीपल्स पार्टी जोड़ तोड़ के बादशाह जनाब जरदारी साहब, वो अब वो किस किस को राम कर रहे हैं। एमक्यूएम तो अभी उनके करीब नहीं आ रही, अंदर से लोग टूटेंगे क्या? पीटीआई के लोग जो है टूट के पीपल्स पार्टी को वोट देंगे? देखें, एमक्यूएम राम हो चुकी है। टीवी पे स्टेटमेंट अगर किसी भी दो पार्टियों की मुलाकात के बाद एलामिया हो, उसे खत्मी ना समझा करें, उसमें 90% हकायक नहीं होते। याद रखें, जब भी कोई पैसा लेता है या पैसा देता है, उसकी रसीद नहीं होती। जिन्होंने पहले पैसे लिए थे उन्होंने कोई रसीद दी थी? उन्होंने किसी ने रिसीविंग कहा था? आज भी वो सेनेट असेंबली में एमक्यूएम राम हो चुकी है, लेकिन अभी फैसला वही आएगा जो ताकतवर चाहेगी। इसमें मुझे एक रत्ती बराबर भी, एक रत्ती, एक नुक्ते नहीं भट्टी साहब, ये क्या बात हुई कि एक तरफ वो इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, राम हो गया पीपल्स पार्टी के हिसाब से, मतलब मुझे तो चक्कर से आ रहे हैं। बात क्या हो रही है? इसका सीधा सिंपल जवाब दे देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम इधर एटम बम थोड़ा बना रहे हैं, वो इत्तेहादी है, आपको पता है ना, वो हुकूमत के इत्तेहादी है, मुल्क दुश्मन है। इसी यूसुफ रजा गिलानी को नहल कराया था वजीर आज़म नवाज शरीफ ने काली वास्कोट पहन के, इसी के लिए वो पैसे बांट रहे हैं। ये क्या लॉजिक है? इस मुल्क में लॉजिक के साथ चलता है। ये वजीर आज़म ने आज कहा कोई ज़मीर भी कोई चीज़ होती है, इसको भी सुने। अच्छा जी, ये ज़मीर कहाँ से बिकता है मोहतरम इमरान खान साहब बताएं। मैं कोई एक आधा तोला ही खरीद लूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसकी खासी कमी है, हर जगह कमी। हाँ, साहब का तो नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर था। वो कहते थे सारी चीज़ कैप्टन पे है, टीम तो सही हो जाती है अगर कैप्टन सही हो तो। मैं तो आर्गूमेंट ये था। मेरा तो ख्याल उल्टा है, नीचे गंद इतना है कि इमरान खान को भी झुकना पड़ेगा। नहीं, झुक गए हैं। आप कह रहे हैं माशाल्लाह जितना गंद डाल के गए हैं, इमरान के पास की बात नहीं है। मेरी राय है कि झुक गए। 2.5 साल में थक गए? नहीं, थक नहीं गए मलक साहब। मैं बताऊं, मैं एक छोटे से इदारे में काम करता हूं, मैं पीयूजे का प्रेसिडेंट भी रहूं, मैं वो गंद नहीं साफ कर सका था। इतने गलाजत मजबूत और ताकतवर हो चुकी है, जो उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। गंद भी तो 35 साल का है ना, 50 सालों का गंद 35 सालों का। आप दोनों से मैं एक सवाल कर ले, तो हम बताएं इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है इस कंडीशन? इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। वो सईद मेहंदी साहब के दामाद हैं, जो नवाज शरीफ के राइट हैंड थे, हैं और रहेंगे। सईद मेहंदी वो है जिन्होंने डीसी लाहौर रहे, कमिश्नर लाहौर रहे और खाना जंगी होने लगी थी। इसके अलावा बहुत सारी काम है, लेकिन मैं खबरें देना इस मुल्क में अब क्राइम बन चुका है, क्योंकि ताकतवर हल्के बहुत मजबूत हो चुके हैं। इनको तरफ देखना भी गुनाह। कोई नहीं भट्टी साहब, इनको ये कोई मजबूत नहीं हो रहा, इनकी रोजाना वीकनेसेस सामने आ रही हैं, इनके बड़े बड़े अलामतों पर हमले होते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मलक साहब क्या है यार, कौन सी ताकत इनके पास? काजी साहब का हर हुक्म, यहाँ हर चोर विक्ट्री के साइन बनाता है। ले लें इनका हर हुक्म सर आंखों पे। चीफ जज ने कहा मुनशियात का पैसा उठी, पैसे चलते भी खुद देख, सारी दुनिया ने देखा। अटारनी जनरल साहब कहते हैं अरबों खरबों का फ्रॉड है, और फिर इलेक्शन वैसे ही हो रहा, कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। तो लिहाजा गंदगी में रहना सीखे यार, छोड़ो। ये ठीक है, माशरा ही गंदा है। जहां डीएमजी जैसे सांप, जिनमें 10% बेहतर होंगे, 90% हो जिन्होंने मुल्क को होल्ड किया हो। आप कोई एक अदारा बता दें जहां बगैर पैसे लिए कोई काम जायज़ करवाया जा सकता है। मैं उस अदारे के आगे जाके
करूंगा। तो फिर कौन से ताकतवर लोग हैं? मैंने आपको बताया ना, एक बंदे का यहाँ खड़े उसके बाप दादे का मकान था, उसके बाप कोई नहीं है। काजी साहब बाप दादे का मकान था, 60 साल से वो रह रहे थे। 2018 में बाप फोत हो गया, बेटा जाता है, वो कहते हैं 95 में किसी और नाम है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में वो एक अफसर है जिसे रेस्ट कर लेना चाहिए, 1.25 साल से उसने एक तारीख नहीं सुनी। यार ये मुल्क चंद खानदानों का है, यहाँ मुजरम हो तो आपको लंदन जाने की इजाजत मिल जाती है। अच्छा बड़ी साहब, मेरी गट फीलिंग है, मुझे लगता है कि कुछ नहीं होना और वो रिजल्ट वही आना है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं कोई फर्ज में बोल रहा हूँ, मैं कड़ी जुबान नहीं बोल रहा। मगर पॉइंट ये है ना कि अगर जरदारी साहब इस्लामाबाद हैं, बिलावल साहब इस्लामाबाद हैं, अपना जरदारी मिल रहा है अपना हमजा से, और ये जो कहाँ पंजाब में हुआ है, आपने जो कामल अली आगा साहब को 25-26 वोट माफ किए हैं, तो कहीं ना कोई लेना देना तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो है ना। कुछ सुन लेते हैं। मरीम साहबा ने भी कुछ सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कहा है, हमजा साहब ने भी कहा है, सुनवाएं जी क्या है। बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। चलें, ये तो आपने कह ही दिया है। बात सिर्फ इतनी है कि इस मामले में मैं कुछ ना ही कहूँ तो काफी है। अब मजबूरी और बेबसी बताई है उन्होंने। मजबूरी बेबसी नहीं, उन्हें पता कैसे डील हुई है। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? ये सब बड़े लोग हमारे खून का, हमारे जिस्म का, हमारे लोगों का सौदा करते हैं। कमाल बात है। बोलने दीजिएगा, फौज का अगर सियासत में असर ना होता तो आपके वालिद मोहतरम सियासत में कैसे आते, जिनका नाम खान अब्बासी था और वो दायां हाथ थे, वो भी फौजी थे। हाँ जी, अब वो कह रहे हैं डीजी ISP साहब कह रहे हैं फौज का तलक नहीं है, तो हम मान गए। तो भाई जब आप आर्मी पे इल्ज़ाम लगाते थे, फौज पे जो सरहदों की हिफाजत करती है, शाहिद खान अब्बासी साहब, आप, नवाज शरीफ साहब, मरियम, उस वक्त किसने कहा था फौज का सियासत में तल्लक है? उस वक्त कभी सुना था? वो हमारे हक में दादरी किया करते थे ना। ये तल्लक ये होता है तो इसको जाहिर नहीं किया जाता, खुफिया है। क्या जियाउल हक ने आजाद उनकी हो अब? लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं, उसके बाद मलक साहब से आपने लुकन मिट्टी खेलनी है। आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब की बात हुई है। मलक साहब ये खबर है, खबर जबरदस्त, अगर तरदीद करना चाहें तो मैं हाजिर हूं। आसफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को कहा, वेल्डन, आपकी स्ट्रेटेजी कामयाब रही, आपने जो अदारों पे हमला किया, अदारे बैकफुट हो गए और हमें उसका फवायद मिलने शुरू हो गए हैं। आप इसी स्ट्रेटेजी पे रहे, मैं गुड गॉप खेलूंगा। ये मैं बड़ी साहब आपकी खबर तो मैं बिल्कुल कंट्रोवर्ट कर नहीं सकता। नहीं, मैं करे 100 दफा करे, खबर बिल्कुल ठीक है, मैं अर्ज करता हूं 100 दफा करे, मैं अर्ज करता हूं, तस्लीम करूंगा। खबर ये ठीक है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इंटरप्रिटेशन ये है कि पीपल्स पार्टी के जो केस खत्म हुए हैं उसकी वजह जो मुस्लिम लीग नून के एस्टैब्लिशमेंट पर हमले थे कि तुसी ये करते रहो, तुसी लड़ो, फायदा सी चुकांगे। बड़े सही आदमी है। एग्रीड। मैं देखें असल बेनिफिशियल पीडीएम में पीपल्स पार्टी है। जिस तरह भट्टी साहब ने फरमाया, अगर नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के चले गए तो उनको भी बेनिफिट मिल गया, तो उसके बाद वो वजीर आज़म बन गए थे। ये ऐसी करते हैं। अब जब आप एक फाजिल कोर्ट में है केस भट्टी साहब और ये कहते हैं बहुत जल्दी बाहर आके, तो क्या ये इस पर तौहीन अदालत नहीं लगती जब आप ऐसी बात करते हैं? वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब से मेरी चंद दिन पहले भी बात हुई थी, उनकी मुस्कुराहट ने कह दिया माहौल साजगार हो चुका है। साजगार वो कह रहे हैं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ हो चुका, फ़र्क इतना है। अब ये मेरी राय है। देखें, अदालतों ने जो फैसले करने हैं, ना हमारी हैसियत है उधर तक रसाई की, ना हम पहुँच सकते हैं। हमजा शहबाज का भी मैंने अर्ज़ किया था, वो बाहर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। ये बातें आप नोट कर लें। हो सकता है आसफ अली जरदारी इलाज की गरज से बैरून मुल्क भी चले जाए। ये मेरी एक रिपोर्टर होने के नाते खबर है ना, मैं कोई गैब का इल्म तो नहीं जानता। तो ये सारे मामलात आसफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान, मुफाहमत का बादशाह, इलाज की गरज से बाहर जा सकते हैं। और इसको उनको जिन्हें नहीं नजर आते गारंटी भी दे दी, आप जब जाना चाहे आपका नाम ECL से निकल जाएगा। अब वो जाते जरदारी साहब की बात करें ना आप? नहीं, अच्छा मुझे बताएं, जीरे सब्जी वाले नहीं कर रहे हैं और जिन्हें आड़त इतना आलू घट निकला। अच्छा एक ब्रेक है, मगर सवाल मैं छोड़े जाता हूँ।
वापस भट्टी साहब से फिर मलिक साहब से पूछेंगे ये सारे जाली मुकदमे थे, ये इंतकामी कार्रवाई हो रही थी, कोई 25 अरब रुपया नहीं चुराया गया था, सब शफाफ था। वो पुलिस की गाड़ियां जिसमें पैसे ढेरों के ढेर जाते थे, वो 4 गवाह जो बन चुके हैं। इसके बाद अगर ये इदारे ये करते हैं फिर आपका भी कोई मुस्तकबिल नहीं है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, बहुत सी खबरें और भी। हमजा शहबाज साहब के खिलाफ एक और जो केस है FIA का, क्या वो उनके सर पर लटकती तलवार है या क्या है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बट साहब, इमरान खान भी जो है उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं और साथ साथ वो भी ये तलकीन कर रहे हैं कि जनाब अपने ज़मीर के मुताबिक करें। तो ज़मीर का कोई इसमें लेना देना है? मुझे तो नहीं लगता। जो देखिए, मैं ज़मीर को अक्सर ज़मीर बाज़ार में नहीं बिकता। ये अल्लाह ताला आपके अंदर अपना खौफ डालता है, अपना इश्क डालता है और उस पर आप बाज़मीर होकर बातें करते हैं। हाँ साहब आज मुलाकातें करने की बजाय 2.5 साल में डिलीवर करते। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ कि खान साहब की नीयत पे मुझे कोई शक नहीं, लेकिन करप्ट सियासत को अरूज दिया जा रहा है, करप्ट लोगों को अरूज दिया जा रहा है, नैबज़दा शख्स को पंजाब पुलिस के अहम तरीन पोस्टिंग दी जा रही है। अगर ये महंगाई ना करते, कंट्रोल करते, गुड गवर्नर्स देते तो आज इन्हें एक MPA से मिलना ना पड़ता। लेकिन एक मुझे बात बता दें, अगर किसी MPA ने, अगर यकीनन ऑनेस्ट भी है, किसी ने 10 करोड़ लिया हुआ है तो इनके मिलने से क्या वो 10 करोड़ वापस कर देगा? डू यू थिंक? वो नहीं तो खुफिया रायशुमारी है ना। अगर किसी ने 5 लोगों ने लिया या एक ने भी नहीं लिया, अल्लाह करे ना लिया हो, मुझे बताएं इनके मिलने से वो वापस कर। एक मुझे और बात का जवाब दें आप भी और मलिक साहब भी। मुझे ये बताएं मलिक साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि जब ओपनली आके इनके स्टाल वार्ड्स कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नाल साडी गल हो गई है, हम नीचे लग गए हैं दोबारा उनके, तो इस सियासत के पल्ले क्या रह गया? देखें इसका मतलब पीछे हट जाएं, सिलेक्ट ना करें, शुगर को खानी खत्म होगी, हमें सिलेक्ट करो। बात कर लिया होगा उन्होंने, तो मुझे नहीं पता। पहले दिन से झगड़ा तो यही है ना कि हम सारी उम्र अच्छे बच्चे बन के आपकी गोद में खेलते रहे, अब आपने दूसरे बच्चे को पालक को ले लिया और हमें गोद में नहीं लिया, इसलिए गालियां दे रहे थे। जब वो थोड़े डिफेंसिव हुए, मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन ने किया। आप ईमानदारी से बताएं, अगर इलेक्शन कमीशन वो जो सियालकोट डस्का ने 75 का ये कह देता कि PTI जीत गई है, मरियम नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के शर से बचना था इलेक्शन कमीशन ने। उसने तो अपनी इज्जत बचाई है। उसने कहा भाई मैं क्यों गालियाँ खाऊं, अगर बड़े बड़े मुझे तो ये बात आपकी ठीक है। मुझे, मैं मलिक साहब आपसे मैंने खबरें लेनी है, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि तमाम इदारों को माफियाज ने डरा के रख दिया इस मुल्क में। मैं नाम नहीं लेता, आप खुद ही चश्मे तस्वर में देख लें क्या क्या वाकयात हो रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मेरी राय में जो सेनेट का जो इलेक्शन चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जो चैलेंज है वो इमरान खान की क़यादत के लिए है। सारे जो इत्तेहादी हैं वो नाराज़, सारी पार्टियाँ अपने सूबा KPK से शुरू करते हैं। 14 MNA नहीं है, उसमें एक खातून है जो असगर खान साहब जो हमारे पॉलिटिशियन थे उनकी बहू है, उसने खान साहब को ये मैसेज दिया है कि जनाब 2.5 साल तो आपने हमें कभी याद ही नहीं किया, आपने हमसे क्या बात करनी है, क्या आने की ज़रूरत है ना, हम अगर आप कहेंगे हम आपको वोट डाल देंगे। यानी कि तितर बितर होने की जो फ़िलासफ़ी है ना वो आपको नजर आएगी। लाहौर की सुन ले, गवर्नर हाउस से 8 MNAs के फ़ोन ही बंद थे। जो PTI के MNO को फ़ोन किया गया वो इतने ज़्यादा खौफज़दा है। हालांकि जिस तरह भट्टी साहब वाली बात है, किसी भी MNA के लिए उसका D-Day होता है, ईद होती है कि प्राइम मिनिस्टर आया तो उसको फ़ोन आया तो वो जाके मिले, छुपते फिर रहे हैं। जो मैं पॉइंट में ये नहीं कह रहा कि पैसा चल रहा है, एक चीज़ साबित हो गई, जो खान साहब का ख्याल था ना कि कैप्टन ठीक होना चाहिए, टीम फर्स्ट क्लास होती है। टीम की हालत ये है कि अब मानना पड़ गया कि सूबा पंजाब का CM जो है ना वो आपके लिए मसाइल बनते जा रहे हैं। पार्टी के अंदर क्लैशेज़ हैं, इत्तेहादियों के साथ क्लैशेज़ है, और खान साहब 15 दिन पहले आपको उनका याद था स्टाइल, उन्होंने कहा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आज एक MNA MP से मिल रहे हैं। तो बात वही है भट्टी साहब वाली, अगर आप परफॉर्मेंस में नहीं जाएंगे तो इस तरह आपके साथ होता रहेगा। अच्छा मलिक साहब, ये तो हो गया, ठीक है, ये तो टीम बिल्कुल ठीक बात आपने की, टीम भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन नजरिया, सोच और निजाम भी ठीक होना चाहिए, जो नहीं है। अच्छा टीम है ही कोई नहीं, टीम है ही कोई नहीं। कहाँ पे है, किसके पास, किधर है? अब किसके पास? दुशहरा में जो है, सुन लेना, हटक साहब को फिर ले लिया, किस पार्टी के पास? जंगीर तरीन पीपल्स पार्टी आई, बा करके बाहर कटिया, मुस्लिम लीग नून आई, हाथ जोड़ के बाहर निकाला। लास्ट सेंटेंस, इस पॉलिटिकल सिस्टम में ना पॉलिटिकल पार्टीज है, ना ये अवाम है, ना पार्लियामेंट है, लिमिटेड कंपनियां हैं। मैं मलिक साहब की बात मान लेता हूँ। चलो इमरान खान साहब चलो खुद तो ठीक है, उनकी टीम पे शक है। पीपल्स पार्टी के पास टीम अच्छी है, 13 साल से उनकी हुकूमत है सिंध में, बताएं क्या बेहतरी आई? इमरान खान लोगों को, नवाज शरीफ की टीम मान लिया अच्छी थी, 3 दफा वो इक़्तिदार में रहे। पाकिस्तान में वो क्या मिराज सिंह क्या होता है कि बादशाह जी, उसके अलावा नवाज शरीफ की सबसे बड़ी हुकूमत है। इस अच्छी टीम ने ही मुल्क को खरबों का मकरूज किया है ना। उस अच्छी टीम ने
मुझे बताए और टीम का क्या है? असल बात है आप करप्शन के खिलाफ कोई रोल अदा ही नहीं करना चाह रहे। झूठ को बुरा ही नहीं समझ रहा। बात इनकी उधर क्लैरिटी थी, ये जो दयानतदारी और बददुनवानी के दरमियान फंस गई ना पीटीआई, वो बड़े क्लियर थे। माली बनाना मैं बताऊं, इसलिए वो बेहतर काजी साहब आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ आखिरी, इमरान खान साहब ने हमारी तो नहीं सुननी क्योंकि उनके इर्द गिर्द खुशामदियों की एक टीम है, अपने समेत अपनी टीम के समेत अपोजिशन समेत 5-6 कवे कुर्बान कर दे, करप्ट कवे हिस्ट्री में रह जाएंगे। इक़्तिदार तो जिन्होंने चले पता नहीं वो ये करता है या नहीं करता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अच्छा बड़ी साहब, हमजा शहबाज या बिलावल भुट्टो भी हमजा शहबाज साहब को मिल रहे हैं, मरियम साहब हमें आहिस्ता आहिस्ता पीछे होती नजर आ रही हैं। तो क्या ये फैमिली का जॉइंट, मैं आपसे पहले भी आफ्ती यानी स्क्रीन बात कर रहा था, ये जब एक मार्च आएगा तो अगर ये लीड करती हैं, अगर मार्च होता है और ये दोबारा से पोस्टपोन नहीं करते तो लीड ये करती हैं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब किधर जाएंगे? अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो उनका एस्टेब्लिशमेंट से अगर हाथ में ला ही लिया है, बकौल उन्होंने ये अजीम अजमत हासिल कर लिया उन्होंने, तो उसका क्या बनेगा? जरा हुजूर ये तो बताएं। असल डिस्कशन ये है, पैसे भी चलना है, सेनेटर भी उस तरह होने हैं कि हमजा शहबाज जिस तरह आए हैं, मुझे इल्म है, जमानत हुई वो आ गई, शहबाज शरीफ ने आना है, मुझे पता है जमानत होगी, आ जाएंगे। अब देखना है मरियम का नैरेटिव चलता है या शहबाज शरीफ का, ये अब एक्सपोज होना है। याद रखने लॉन्ग मार्च पे यहाँ लीड शहबाज शरीफ करेंगे और उन्हें क्या वो अपने भाई मोहतरम नवाज शरीफ और मरियम वाला कहते हैं, ओए जाओ तानू माफ किया एस्टैब्लिशमेंट को, उन्हें की तो गलती करना, या वो इसी पे रहते हैं। हमजा शहबाज साहब ने जितनी तकरीरें की, मरियम को स्टेज पे भी नहीं चढ़ने दिया। हाँ ये बड़ी अजीब बात और वो माइक खड़े होकर माइक में नहीं पकड़ाया। मरियम ऐसे खड़ी थी जैसे हम ईद मिलाद नबी पे ना वो पहाड़ियां देखने जाते हैं दूर से, कितनी प्यारी पहाड़ी है, उस बेचारी को उन्होंने दिया। अब फैसला ये होगा कि क्या एंटी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के मुखालिफ नैरेटिव चलेगा शहबाज और हमजा का, या मरियम और नवाज का। अब मुकाबला खानदान में है, सियासत का तो जनाजा निकल गया, जरा धूम से उठाओ। अच्छा आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब, एक और केस FIA में है, खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत बड़ी सीरियस है और FIA कोई गिरफ्तारी और खुसूसन हमजा शहबाज साहब के हवाले से बात हो रही है कि उन्हें फिर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो फिर ये जो ग्रैंड गेम है जो मुबैना तौर पर गवर्नमेंट के ऊपर होती है, ये गवर्नमेंट की उसको गेम को ख़राब तो नहीं कर देगी? देखिए FIA तो मुझे भी गिरफ्तार कर सकती है, आपको भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन मरियम नवाज का आपको याद होगा समन निकले थे, उन्हें तलब किया गया था लाहौर नैप ने चंद दिन पहले, ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी। कितनी देर में वो खबर वापस हुई थी? अगर हमजा शहबाज बेल पर आए हैं तो रेल पर तो नहीं वापस जाएंगे इस तरह, अगर ये कुछ समझ रहा है। हाँ अभी बात चल रही है, परसों इलेक्शन है, उसके बाद आपको कुछ डेवलपमेंट बता देंगे, लेकिन हमजा शहबाज साहब को जिन्होंने मुबारक दी है ना रिहाई के बाद, 2-3 अहम तरीन शख्सियात भी हैं, और सलमान शहबाज साहब ने उनको फ़ोन करके कहा हमजा फलां बंदे का फ़ोन आएगा, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो भाइयों में आपस बहुत प्यार है, हमजा बड़ा प्यार है, बड़ा अच्छा, बड़े नहीं बड़े असूली तौर पर और कानूनी तरीके पर वो बाहर आए हैं। अच्छा अब आते हैं आगे बढ़ते हैं बड़ी साहब, तो क्या अब ये आप ये कह रहे हैं कि मरियम जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता से सीन से पीछे ये मिलजुल के होगा, ये तय है इनके अंदर से? देखिए एक आएगा, दूल्हा एक होता है, बाकी सब बाराती होते हैं। यहाँ मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सलमान शहबाज सन ऑफ शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज साहब को फ़ोन किया और उसमें मरियम के बयानात पे खदशात का इजहार किया, और गुस्से का, और उन्होंने कहा उस बंदे का फ़ोन आएगा, आपने उनका शुक्रिया अदा करना है और इस बात का मरियम के साथ जिक्र भी नहीं करना। मैं आपको कह रहा हूँ अब मेरी नज़रें सिर्फ और सिर्फ 26 या जब भी है या 16 है, ये जो इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, उधर देखना है किसका बयानिया दफन होता है या नवाज शरीफ का बयानिया दफन होगा। मैं आपसे स्ट्रेट सवाल कर देता हूँ और आपसे भी, क्या ये जो इधर की इनकी सेकंड टीयर ऑफ लीडरशिप है, इनके असूल और नजरियात का तो हमें अंदाजा ही है, हमने देखते आए हैं, इन्होंने कहीं फैसला तो नहीं कर लिया कि यार क्या ये खजल करो किस्म का बयानी है मियां नवाज शरीफ साहब का और खजल करो किस्म का बयानी है मोहतरमा मरियम नवाज साहब का, इसको परे करो और हुकूमत में आए और फिर माशाल्लाह मजे करें? ये फैसला तो नहीं होगा कहीं? मैं खाजा साहब भी साइड पे अंदर बैठे हुए हैं। माफी करता हूँ, खज्जल है हुआ है, लेकिन जो भी रिलीफ मिला उस बयानी की वजह से मिला इनको। मैं इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कहूंगा। बाकी वो तो ठीक है ना, उसी बयानी की वजह से मिलेगा। यार इनको परे करो तो इनको, ओ भाई तुम आ जाओ,
देखें, एक आदमी मोहल्ले में चोर आ जाता है, दूसरा बाहर निकल कर ना फायरिंग करता है, ठा खौफजदा करता है, वो चोर डर के भाग जाता है। मैंने हाँ फिर आप बात मुकम्मल करें। क्योंकि फायरिंग का असर हो चुका होता है। चोर कहता कहीं गोली मुझे ना लगे, तो उन्होंने हवाई फायरिंग की। बात का था भाई, फायरिंग में खानदान के बंदे भी मर जाते हैं। अल्लाह रहम करे, ये होता है। माफी चाहता हूँ मैं तो नहीं, अल्लाह सबको जिंदगी दे। मैं मुहावरतन बात कर रहा हूँ, फिगरेटिवली कर रहा हूँ। अच्छा, ये जरा मियां नवाज की सबकी बीमारी का बड़ा था जी। एक अदालत ने ये भी कह दिया कि हमें जमानत दें कि ये 2-3-4 दिन तक जिंदा रहेंगे। सुना है वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। वो तो जस्टिस को यूं ही कर सकते हैं, वो तो इंसाफ। 2 मिनट आप मुझे दे दें। आपने दर्जनों बयान बटी साहब, आपने बात याद रखिए, मुझे मजबूरन ब्रेक लेनी पड़ रही है। आप अपनी बात याद रखिएगा। ये क्या कह रहे हैं, इंसाफ के तकाजे तब पूरे होते हैं जब हमें वाक ओवर मिले, हमसे कोई ना पूछे, हम अदालतों पे चढ़ाई कर दें, हमारे पर केस भी ना हो। तो ये है इंसाफ के तकाजे या क्या है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मलिक साहब और भट्ट साहब, आज जस्टिस काजी फाइज़ साहब का जो नजरसानी केस था, उसमें आज उसकी समाअत हुई है और आज उसमें कुछ गैर मामूली तो नहीं कह सकते मगर कुछ वाक़यात अनएक्सपेक्टेड थे। दोनों वकला हज़रात दोनों साइड से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। एडिशनल अटार्नी जनरल जो हैं वो भी उनको कोरोना का बताया जा रहा है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और इसी तरीके से मुनीर मलिक साहब भी नहीं आए, तो वो खुद उठ के खड़े हो गए और उन्होंने जो है वो प्लीड करना केस शुरू कर दिया फाइज़ साहब ने। नहीं, मेरे ख्याल में आपको गलत लगी है। मैंने थोड़ी सी कोर्ट रिपोर्टिंग की है। मैंने जज साहबान आर्गूमेंट नहीं करते, जज साहबान क्योंकि मुंसफ की सीट पे बैठे होते हैं और उनका और एक बहुत अलग मकाम होता है। ये तो आज रिपोर्ट नहीं सर, ये किसी ने मिस कोड किया होगा, इसे चेक कर ले। मैं गवाही देता हूँ, उन्होंने किया अपना वहाँ पे, उन्होंने उनकी मिसेज भी थी वहाँ पे, उनकी मिसेज भी मौजूद थी। और जो उन्होंने बातें दोहराई हैं, एक तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब उनके खिलाफ जो है एक तज़ीक आमेज़ बकौल उनके एक मुहिम चलाई गई है और साथ उन्होंने कहा है कि मेरा जो ट्रायल है उसको लाइव नशर किया जाए। ये जो नजरसानी 10 मेंबर बेंच है इस पे मैं थोड़ा सा अपनी सलाह कर दूंगा। जस्टिस फायद ईसा साहब मोहतरम ने अपने पूरे लाइफ में जितने भी केस सुने होंगे, हाई कोर्ट में भी रहे गालबन बलोचिस्तान, और इधर भी कितने लाइव केस किए उन्होंने, अंदाजा अनप्रेसिडेंटेड होगा। नहीं, वैसे मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यार, उन्होंने अपनी जो पिटीशन है उसमें उन मुल्कों का हवाला दिया है जहां पर ये होता है। मैं जो होता है वो नहीं होता, जो नहीं होता वो होता है। मैंने अर्ज किया कि खुद मोहतरम फायद ईसा साहब ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे कितने लाइव उन्होंने चलाए? कोई भी नहीं हुआ ही नहीं आज तक। अच्छा, फिर आप बात पूरी करें, माफी चाहता हूं। जी अच्छा, ये तो अदालत फैसला करेगी। अगर वो कहेंगे लाइव है तो दिखा दे, मैं तो खुश हूँ, दिखाएं लाइव। मलिक साहब नहीं, मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि इस मुल्क के जो 24 करोड़ या 22 करोड़ जो लोग हैं, अगर उस मुल्क का सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज जो फ्यूचर चीफ जस्टिस है वो अपने इंसाफ के लिए लड़ता रहेगा, तो हमारे पास कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा? मुझे ये बताएं ना, मैं किस तरह बतौर सिटीजन कॉन्फिडेंट फील करूंगा कि ये इदारे, ये निज़ाम मुझे प्रोटेक्ट सुनने दें। मेरे लिए बहुत बड़ी ये खबर है क्योंकि मैंने ऐसे मनाज़र देखे नहीं। देखें, आपका अगर सीनियर मोस्ट जज आपकी अदालत में कह रहा है कि मेरे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही, तो बताया जाए कौन मुहिम चला रहा है, उसको पकड़ा जाए, उस पर इल्जाम लगाया जाए। मैं आपको एक प्रेसिडेंट और दे देता हूँ। आपका सीनियर मोस्ट जज एक अदालत के जो हेड हैं वो कहते हैं मुझे 5 घंटे यरगमाल रखा गया, तो फिर क्या हुआ? तो इसका मतलब इदारों पे टिके, क्या हुआ? सीधी बात बताएं ना, आपका ढांचा हिला हुआ है। इसलिए इनको जाती बुनियादों पे तकसीम ना करें इदारों को, सियासत की लड़ाई को इदारों में घसीट के ना लाएं। हम तो ये कह रहे हैं, अब तौहीन भी ना करें। क्यों जी? तौहीन भी आप सुनाएं, अदालतों पे हमले ना करें ना, जजों को भगाएं नहीं ना वहां से। सजाद अली शाह को मैंने भगाया था, ना भगाएं। हाँ जी, आप खबर बाकी पढ़े उनकी, बाकी खबरें बहुत सी हैं। और जैसे उनका कहना था एक मुतफरक दरख्वास्त और भी दायर कर रखी है, ये गैर मामूली है मेरी दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट मेरी दरख्वास्त पर गौर करे। इसके साथ उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि नजरसानी केस की बराह रास्त नशियात, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, उस पर अदालत में मौजूद एडिशनल अटार्नी जनरल को कहा गया कि आप के जो अटार्नी जनरल है वो तो बीमार है, तो क्या आप कल से प्लीड करेंगे? उन्होंने कहा जैसे आप हुक्म करेंगे हम करेंगे। तो ये है एक आ गया इसमें। तो मेरा ख्याल ये है कि इदारे अगर अपना काम ठीक करें, FBR को अपना काम करने दिया जाए, वो साफ सुथरी रिपोर्ट दे और हम सब अबव द लॉ होने की कोशिश ना करें। मुझे क्यों निकाला, मेरे पैसे ज्यादा हैं मेरी आमदन से, तो क्या हो गया? तो इस कल्चर में क्या होगा? और भट्टी साहब देखें, फायद ईसा साहब नहायत क्रेडिबल जज है, वो तो बहुत क्रेडिबल जज है, उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अतर मनीला साहब की भी बड़ी जद्दोजहद है। मुझे माफी चाहता हूं, उसके बाद मुल्तान के एक जज को भी मारा गया था, उसकी भी लाइव। मैं समझता हूं कि जुडिशरी जिस दिन आजाद होगी हम सहाफत और सारे इदारों करवा लेंगे। बिल्कुल ठीक फायद साहब ने कहा था और हम इन तमाम असूली मौक़िफ़ पे उनके साथ खड़े हैं, पूरी कौम साथ खड़ी है। इजाज़त दीजिए, कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।